आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और इस नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, आप देख पा रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम चीजें देखते हैं कि अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियस चैप्टर में, पिछले वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, इलेक्ट्रोस्टैट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? चार्ज एट रेस्ट। यानी कि चार्ज के मूव होने की कोई बात नहीं कर रहे थे। अगर चार्ज रुका हुआ भी था तो बाउंड स्टेट में था वो, ठीक है ना। तो चार्ज एट रेस्ट, फिर हमने उसके बारे में सब चीजें पढ़ी। अब अगर चार्ज क्या है? मूव कर रहा हो। चार्ज क्या हो? मूव कर रहा हो। इस चैप्टर में क्या है? चार्ज मूव करेगा। चार्ज इज मूविंग। तो मूविंग चार्ज, हमने देखा कि भैया मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। उस चार्ज के मूव होने की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हुई उसको बोला हमने इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब पहले जब हमने इसको बनाया, पहले इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में तो पता नहीं था, वो तो डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? देखो, इस चैप्टर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया गया, तो उससे पहले मैं एक बार ये चैप्टर शुरू करता हूं कि हम इस चैप्टर में क्या बात कर रहे होंगे। हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे स्टेडी करंट्स के बारे में, जो आपने अपने घरों में देखा होगा। लाइट फ्लक्चुएट थोड़ी ना करती है, ठीक है। करती भी है तो हम वोल्टेज वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर जो आता है। हम पढ़ेंगे बेसिकली स्टेडी करंट्स के बारे में। आपने, पहले मैं छोटा सा एग्जांपल शुरू करता हूं। आपने लाइटनिंग देखा होगा, लाइटनिंग, स्टॉर्म वगैरह, बिजली गिरना, कहते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं हम कि बिजली गिर गई। तो उसमें क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। किसके थ्रू? एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। और ये करंट जो होता है ना, ये वेरिएबल करंट होता है, मतलब स्टेडी करंट नहीं होता। ये स्टेडी नेचर का नहीं होता। बहुत सारा चार्ज एकदम से फ्लो हो जाता है, तभी तो आपको बिजली दिखती है, लाइटनिंग, ठीक है। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेडी करंट्स के बारे में। क्यू बाई टी के इक्वल टाइम में इक्वल चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा स्टेडी। जैसे हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ते थे हम, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता था वो, ऐसे करके। तो यहां पे भी हम वेरिएबल नहीं पढ़ेंगे चार्ज का फ्लो, हम स्टेडी करंट का फ्लो पढ़ेंगे, यानी कि स्टेडी चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर का एक तो बेसिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या बात करेंगे, हम खाली स्टेडी करंट्स के बारे में बात करेंगे। अब बड़े लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को कैसे, अब मैं थोड़ा चैप्टर को मूव करता हूं, यहां आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। आपने कुछ कुछ बातें आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे, तो कुछ बच्चों को ध्यान भी होगा। हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिफाइन करते हैं ना बेटा, इसको जब हम डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? बड़े लोगों ने इसको डिफाइन किया कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या जी? नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको ऐसे डिफाइन किया गया। मतलब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि जैसे इन्होंने कहा, पहले तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही चार्ज मानते थे, कि मान लिया जी पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव भी ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने डिफाइन किया कि भैया जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा ना, अगर ये दोनों फॉरवर्ड में है, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज आप ऐसे लिखोगे, क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव। इतना नेट इसके ऐसे फ्लो हो रहा है, नॉर्मल। क्लियर है? नॉर्मल अब आ गया, तो इसका मतलब आपको एरिया वेक्टर भी डिफाइन करना पड़ेगा। भाई आप एरिया से बात कर रहे हो कि एरिया के नॉर्मल निकल रहा है,
तो ये आपका इधर आपका एरिया वेक्टर आ गया। ठीक है, जैसे आप फ्लक्स में डिफाइन करके आए हो, इसके बारे में मैं और थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, वो समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक बेसिक आप याद करो, तो आई इज इक्वल टू, आप पढ़ के आए हो क्यू बाई टी, तो ये जो क्यू नेट बाई टी आपने ऐसे सिंपल सिंपल डिफाइन कर दिया। क्लियर है? अब इस एरिया से पास हुआ इतना है। अभी हम इस इलेक्ट्रिक करंट को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। पहला, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला करेंगे जी हम एवरेज करंट, और फिर पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस। आप ये चैप्टर पढ़ के साथ साथ आप अपने किसी भी कोचिंग से आप बिलोंग करते हैं, आप इजीली उसका मॉड्यूल सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बस आप मेरी बातों को वो ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें, आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो पहले में इस एवरेज करंट की, अब एवरेज तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एवरेज, एवरेज मतलब कि भैया एक बड़े सेगमेंट का हमने क्या लेना है, उसमें कितना क्वांटिटी फ्लो हुआ होगा। वही सेम जैसे एवरेज वेलोसिटी के एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे हम, कि टोटल डिस्टेंस कितना चला उस टाइम में। क्लियर है? ऐसे ही हम आई एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, आई एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि इस डेल्टा टी टाइम में इसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ। मतलब कि मैंने कह दिया कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ है इन डेल्टा टी टाइम, तो अब आप क्या निकालोगे, एवरेज करंट निकालोगे। सीधी सी बात है, आपने एक पीरियड के अंदर देख रहे हो आप। अब मैं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस हम पहले से ही कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो इंस्टेंटेनियस हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करते हैं, वही सेम जैसे हम 11th क्लास में डिफाइन करते थे। तो मुझे अगर आई इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है, तो मैं ऐसे करूंगा ना, लिमिट डेल्टा टी, इसका छोटा कर दूंगा, और इसको मैं क्या लिखता था, डिफरेंशिएशन की टर्म में डी क्यू बाई डी टी। आपको शायद याद आ रहा होगा, जैसे हम ये करते थे ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर इसको लिख देते डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी। ठीक है, तो सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ, निकालने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो अब कन्वेंशनली क्या माना गया, कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये माना गया कि जो करंट है, जो क्या है, करंट है, वो करंट के पास दोनों चीजें होती हैं। एक तो पहली बात मैं पहले ये क्लियर कर देता हूं, करंट के पास दोनों चीज होती है। देखो, अब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। भाई करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ऐसे कहते हैं ना बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, डो नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है? ये कैसी क्वांटिटी नहीं है, अब अपन यहां लिख लेते हैं इसको एक बार। जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी। लेकिन दिक्कत क्या है इसके साथ, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट कैसे मानते हैं हम, जो पहले माना गया कि भैया पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो करता है करंट। कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ये हमने कन्वेंशन मानी जो हमारी पहले थी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का तो पता नहीं, फिर बाद में पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो वो सब बातें हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले हम इसके ऊपर अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1।
मान लो कि 20 एम्पियर करंट है, फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड। तो कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा एवरेज करंट के बारे में आपको दे दिया, तो बेसिक सवाल है बिल्कुल, मिली सेकेंड दे दिया। फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब यहां आपको क्या गिवन है? आपको आई की वैल्यू गिवन है बेटा, पहले एक बार लिख लो डेटा क्या, 20 एम्पियर। आपको एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डेल्टा टी टाइम गिवन है 20 इंटू 10⁻³ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो आई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा, मुझे ये फॉर्मूला पता है और ये किसके बराबर होता है? एन ई, ये मैं पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आया हूं। तो मेरा फॉर्मूला अब यहां से निकल के क्या आया? आई विल बी इक्वल्स टू एन ई बाई डेल्टा टी। सो मेरा एन कितना आया? आई डेल्टा टी डिवाइड बाई ई। आई की वैल्यू रखो, आई कितना है जी आपका 20, डेल्टा टी कितना हो गया जी आपका 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आपका निकल के आ गया जी, मैं इसको कर लेता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 40/16 इंटू 10⁻18। आप इसको डिवाइड करोगे तो 16 टू 32.16 5 80, 2.5 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर बिल्ट होता रहेगा। आप किसी ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन बिल्कुल बेसिक कवर करके चलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन revolving on a circular track of radius 1.6 centimeter with a constant speed 3.14 into 10 to the power 7 meter per second. Find out current flowing in circle. क्लियर है? ये दे दिया आपको। थोड़ा आप पहले डेटा देखो क्या दे रखा है। एक सर्कल है, उसमें क्या फ्लो, क्या रिवॉल्व कर रहा है भैया? फ्लो कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से पास हुआ तो यहां से कितना चार्ज पास हो गया? डेल्टा क्यू ई। ठीक है जी। अब कितना टाइम लगेगा पास होने में? क्लियर है भाई, आपको एवरेज निकालना है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो इसका मतलब यहां जो टाइम लगेगा वो कितना होगा इसको पास होने में? अगर आप एक साइकिल काउंट करोगे तो डेल्टा टी आपको निकालना पड़ेगा। टी इसका टाइम पीरियड, रिवॉल्विंग टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं यहां से इसका जब आंसर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे पता है मुझे आई निकालना है, तो आई विल बी होता है क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक पॉइंट से निकला ना, तो इस पॉइंट से कितना चार्ज निकला जी? ई। कितना टाइम लगा जी आपको? टाइम पीरियड होता है जी टी विल बी इक्वल्स टू 2πr/v वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा जी? 2πr/v। वैल्यू रखो, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी कितनी है जी? 3.14 इंटू 10 टू द पावर बच्चे 7 डिवाइड बाई
2 × 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी जी? रेडियस 1.6 इंटू 10⁻²। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा जी? 0.5 10⁻19 10⁻7 10⁻2। सो ये कितना आएगा? 0.5 इंटू 10⁻−10। ठीक है, कितने आ गया? एम्पियर। ये शायद मैंने यहाँ एसआई यूनिट नहीं लिखी है इसकी, तो एसआई यूनिट मुझे लगता है कि आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो। करंट की बड़ी फेमस होती है। एसआई यूनिट क्या है इसकी जी? एम्पियर। और इसकी डायमेंशन भी आपने 11th क्लास में लिखनी सीखी होगी। किससे? बेसिक यूनिट में आती है, तो इसको ए से डिनोट करते हैं, याद हो तो आपको। 7 जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, उसको ए से डिनोट करते हैं, बस यही है। तो ये आपका क्या हो गया? करंट फ्लो। और यहां आपने क्या निकाला? ये आपको क्या? इंस्टेंटेनियस थोड़ी ना, आपको एवरेज करंट निकाला है यहां से। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको करंट दे दिया, थोड़ा एक लेवल और बढ़ाते हैं। I will be equals to 2 + 40, ये इक्वेशन दे दी। is flowing through a wire for 2 seconds। आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर। तो अगर ये आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है बच्चे, तो आपको दे रखा है I विल बी इक्वल्स टू 2 + 40। अब वेरिएबल आ गया सिस्टम। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब भी ऐसी चीजें आए आपके दिमाग में, तो आप फॉर्मूला सोचो। क्या है जी? मेरे मास्टर ने सिखाया है dq/dt। अब जी ये टी पे टाइप पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल टाइप है, तो कुछ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। देखो, जहां भी चीज वेरिएबल वेरिएबल वगैरह आ जाए ना, कांस्टेंट ना रहे, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है कुछ। आपको फिर वहां से रास्ता मिल जाएगा कि आप करना क्या चाहते हो। तो ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। 0 to क्यू चार्ज, 0 to टी टाइप में टाइम कितना दे रखा है जी? 2 सेकेंड। तो 2 + 40 जब आप रखोगे, अब आपको पता चल गया कि आप करने क्या वाले हो। 0 to 2 और ये क्यू आ गया इधर। तो ये कितना आ गया जी? 2t + 4t² / 2। 0 to 2 रखो जी इसको। 2 आ गया, 2 को बाहर निकाल लो। t प्लस बचे t²। 0 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप रखोगे, तो 2 + 2 का स्क्वायर -0। तो बच्चे ये हो गया 2 × 4 + 2 6। कितना आया जी? 12 कूलम। क्लियर है? तो इतना चार्ज क्या होगा? फ्लो हो जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात होगी, या समझने में छोटी छोटी बातें हैं, दिक्कत आई होगी। अब हम थोड़ा सा और एक और सवाल अगर आपको करना हो फॉर प्रैक्टिस, तो आप ये वाला सवाल ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा पॉज लेके, वीडियो को रोक के। आई विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 4t²। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 4 सेकेंड, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ नहीं है। और इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आएगा 256/3 कूलम। ठीक है, तो आप इसको अपने ट्राई कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, चैप्टर आगे। ये तो बेसिक बात थी जो आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए होंगे। अब मैं थोड़ा बात करूंगा, टॉपिक हम जो इस चैप्टर में शुरू करेंगे, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जो हमारा मेन ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं जी? इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड कंडक्टर, मेन ये बात रहेगी हमारी।
अब आपने करंट करंट पढ़ा है कि भैया करंट होता है, करंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली अब तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनकी डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻29 मीटर क्यूब। ये कैसे कैसे मूव करते हैं? मूव इन बल्क। जो मेटल है ना उसके अंदर मूव करते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है ना। और फिक्स्ड आयंस भी होंगे भैया, एटम है, फिक्स्ड आयंस भी होंगे भाई, पॉजिटिव तो फिक्स ही रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते होंगे। ये कंडक्टर की मोटी मोटी आपको पिक्चर पता है। अब मैं यहां एक नई टर्म, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस स्पीड से मूव करता है, हम वो डिफाइन करेंगे और हम जानेंगे कि करंट एग्जैक्टली फ्लो कैसे करता है। तो यहां से आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बाद एक पिक्चर क्लियर होगी, और आपका थ्योरेटिकल कोई सवाल आएगा तो मेरे हिसाब से वो आप इजीली बना पाओगे, आपकी गलती नहीं होगी कभी भी। और एक नई टर्म हमने बनाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलता है, क्या होता है, करंट कैसे वायर के अंदर स्टैब्लिश होता है, ये सब चीजें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके धीरे धीरे चैप्टर को बिल्ड करूंगा। आप पहले सुने और आपको मजा भी आएगा कि भैया करंट कैसे फ्लो हो गया। देखो, ये मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं जी? मैं एक कंडक्टर, ठीक है जी। अब इस कंडक्टर के अंदर ये क्या है जी? मैंने माना ये कि ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर। इस कंडक्टर के क्या होंगे? अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, बिना ईमान धर्म के। अब कंडक्टर के अंदर होता क्या है? अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, सारी बातें बात करता हूं, मैं लिखता हूं ताकि आपको याद रहे जब आप नोट्स बनाएं। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 10⁻29 पर मीटर क्यूब। पहली बात। कंडक्टर के बारे में, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके बारे में खास बात क्या होती है? दे मूव इन रैंडम डायरेक्शन। भाई कोई किधर भी टक्कर मार के इधर उधर चल रहा होगा, एंड कोलाइड विद हैवी फिक्स्ड आयन। ठीक है जी। तो जो आयन है वो थोड़ा ना उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे। एटम, जो एटम है, एटम में पॉजिटिव तो फिक्स ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर उधर और टक्कर मारते हुए ऐसे रैंडम घूमते रहते हैं। तो ये एक कंडक्टर की थोड़ी सी, मैंने आपको बताया कंडक्टर, जो आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल कराया है। अब मैं दो बातें डिस्कस करूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है कंडक्टर पे, और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब क्या होगा। तो मैं बात करता हूं किसकी? पहले फर्स्ट बात करता हूं मैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो एन नंबर, पता नहीं कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, 10⁻29। ठीक है। अगर ये सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, जैसे हमने केटीजी में पढ़ा था, दे आर मूव एज देर आर कितने जी? एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं सब रैंडम डायरेक्शन में, तो वी एवरेज क्या बनेगी जी? बहुत सारे हैं तो सबका मिलकर क्या बनता है? जीरो। कोई एक पर्टिकुलर इनके पास डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं हो, क्योंकि अगर एक वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी तो एक तरफ मूव करना शुरू कर देंगे तो खुद से ही करंट आ जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। अगर कई बच्चों के आ रहा हो सर आपको कैसे पता? अगर आप एक ही डायरेक्शन में सेम, अगर आप एक ही डायरेक्शन में मान लोगे चल रहे हैं, तो चार्ज पड़े हुए, लेट्स सपोज कोई एक वायर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसका मतलब तो बिना कोई सोर्स के आपने उसमें करंट फ्लो करा दोगे, फिर तो चार्ज मूव करने लगा तो करंट हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है।
तो यहां n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। इतना आया समझ में। अब थोड़ा सा मैं इसकी पाथ की बात करता हूं कि ये कोलाइड करता हुआ चल कैसे रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन के पाथ की बात करते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके बच्चे पाथ की बात करूं तो देखो, लेट्स सपोज ये इस ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, तो ए से मान लो यहां गया, टक्कर मारी इसने, फिर यहां गया, टक्कर मारी इसने, यहां आया, टक्कर मारी इसने, और फिर ये यहां से यहां चला गया मान लो। ये पाथ है कॉलिजन का, ए से बी पहुंचा है। तो पहला कॉलिजन इसका यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ, तीसरा यहां हुआ, फिर ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये ऐसे ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो वो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल जाते हैं, किसी में भी घूम जाता है, टक्कर मारी घूम गया। क्लियर है? तो ए से बी पॉइंट पे वो रिपीटेड कॉलिजन के साथ मूव करता है, ए टू बी। ये कैसे मूव करता है? मूव विद आफ्टर रिपीटेड कॉलिजन। क्लियर है जी? अब इसका पाथ क्या है? अगर मैं इसके पाथ की बात करूं, इन दो कॉलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, ये थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहे हैं सब, टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसके बीच में जो इसका पाथ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं, तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। सब इलेक्ट्रॉन किस में मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? अब मैंने अप्लाई कर दिया क्या जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं देखता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है आपने सोर्स अप्लाई कर दिया, सोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कैसे? थोड़ा सा उसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने फील्ड अप्लाई कर दिया बेटा, आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। तो आपने कुछ ऐसे किया कि ये कंडक्टर था, मैं थोड़ा पिक्चर भी बना देता हूं, ऐसे था कंडक्टर। तो आपने क्या किया कि बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इधर आपने पॉजिटिव लगा दिया, इधर आपने नेगेटिव, ऐसे फील्ड सेटअप कर दिया, तो आपने ई ऐसे सेटअप कर दिया। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमें बना देते हैं ऐसे मूव करेंगे, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि ये हो क्या रहा होगा। तब आपके बिल्कुल क्लियरिटी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और फिर हम जानेंगे कि फाइनली निकल के क्या आया। अब इसके पाथ के बारे में अगर ये थोड़ा सा मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? विल बी, एक एक पॉइंट चलते हैं, एक एक पॉइंट चलेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा सारा। एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट क्या होगा? लिखो आप इसको, एक्सेलरेट को, एफ विल बी इक्वल्स टू ई इंटू ई, यानी कि एफ क्या हो गया जी? एम में ई ई, ए विल बी इक्वल्स टू ई ई बाई एम। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, उसका एक्सेलेरेशन निकाल लिया। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं एक बार इसके पाथ को बनाता हूं। जब आप इसके पाथ को समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चीज, फिर कैलकुलेशन तो हम बाद में कर ही लेंगे। तो हुआ क्या है, पहले मैं इसका यहां पाथ बनाता हूं, पहले रेंडम पाथ बनाता हूं जो हमने पहले बनाया था। तो अगर मैं इस ए पॉइंट से मुझे यहां जाना हो, लेट्स सपोज यहां ये गया, यहां से यहां गया, इसने टक्कर लगाया, यहां चला गया, फिर मान लो यहां चला गया, फिर मान लो यहां आ गया, फिर मान लो यहां आ गया। ये अभी तक का पाथ है इसका रैंडम। ठीक है? ए से बी। जब आपने क्या नहीं लगाया था? फील्ड नहीं लगाया था, ऐसे ही हो रहा था। अब आपने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं मान लेता हूं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया, कैसे भी कर लो, इस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया।
अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पे फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा Fe। तो ये अपने पाथ से हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा। बच्चे कहेंगे हाँ सर, ये यहां पहुंचेगा कहीं, ठीक है। फिर ये आप देखोगे तो फिर ये कहां पहुंचेगा? थोड़ा इन जनरल यहां पहुंचेगा, हल्का सा आगे पहुंचेगा, फिर मान लो ये टक्कर मारी है यहां, और फिर ये कहीं यहां वाले से टक्कर मार रहा होगा, फिर ये कहीं यहां वाले से टक्कर मार के यहां पहुंच रहा होगा, और ये फाइनली कहां पहुंचेगा बच्चे? इस पॉइंट बी पे, ठीक है। क्योंकि हल्का हल्का शिफ्ट हो गया भाई, फोर्स लगा तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो एकदम से थोड़ी ना शिफ्ट होगा भाई, कॉलिजन, हल्का सा फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट होगा। तो अब आप एक बात सोचो, अगर इस पे फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, मैं पहले एक बात समझाता हूं आपको, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा है ऐसे, तो ये कहीं कुछ ऐसे मूव करना चाहिएगा, ऐसे हल्का सा कर्व शेप में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसका जो पाथ होगा, पाथ क्या होगा इसका? जनरल कर्ड पाथ। अब स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तब कौन सा पाथ चूज करेगा? जनरल कर्ड पाथ। क्लियर है? एक बात। अब आप कहोगे सर आपने तो स्ट्रेट लाइन टाइप दिखा दिया। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये इतना आपको दिखेगा थोड़ी ना, ये जो पाथ होगा ये तो नेकेड आई से तो दिखेगा ही नहीं। अब मैं इसको कर्व तो बना नहीं सकता भाई, मान लो यहां है ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट लगाए, इनके बीच में ये लाइन बनाऊं या तो हल्की सी कर्व बनाऊं, तो आपको स्ट्रेट लाइन टाइप ही दिखेगी ना। तो बनाने का सिर्फ एक वे है आपको समझाने का। क्लियर है? मेन बात क्या है? मेन बात आपको जो समझ में आनी चाहिए, जो पॉइंट यहां से ड्रॉ करना है आपने, कि वो हल्का सा क्या करेगा? फोर्स लगेगा और राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जो ये वाली टर्म आई निकल के, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला बी से बी डैश मूव कर गया, इसको बोलते हैं बच्चे ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? ड्रिफ्ट। अब आपको सेंस बनेगी कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करता सीधा, ऐसे कि इधर की तरफ चल दिया फील्ड लगते ही, ना 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 ना, हर एक इलेक्ट्रॉन मूव तो करेगा, मूव तो करेगा, लेकिन ड्रिफ्ट करेगा, हल्का हल्का खिसकेगा, हल्का हल्का। क्लियर है? रैंडम डायरेक्शन में टक्कर मारता रहेगा और आगे आगे हल्का हल्का अपने पाथ में खिसकता रहेगा। और ऐसे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ है तो सब इलेक्ट्रॉन ही ऐसे कर रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां से हमने अभी दो बातें सीखी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो स्ट्रेट लाइन पाथ था, जैसे लगाया तो कर्ड पाथ हो गया, और वो हल्का हल्का सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगे। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के ड्रिफ्ट करने लगे, तो हल्के हल्के ड्रिफ्ट करने लगे तो एक एरिया से निकलने लगे होंगे राइट साइड में सारे के सारे। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला एरिया है, आप समझो इस बात को, थोड़ा आपके दिमाग में बैठे ही, कुछ बच्चों के समझ नहीं आती बात, कि हल्के हल्के ड्रिफ्ट हुए वो, मान लो ये बी है, ये, और ये बी डैश है, इसको बी डैश मान लेता हूं, तो हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए होंगे ऐसे। तो क्या इस एरिया से नेट अमाउंट ऑफ करंट निकल गया? सॉरी, चार्ज निकल गया। अगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इससे पास हो गया तो इसका मतलब करंट फ्लो हो गया। भाई मान लो एक दो, ये यहां से मान लो 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो गए, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए? 20 इलेक्ट्रॉन। तो आई विल बी इक्वल टू पास तो हो गया, एक मान लो कितने में, इन जनरल बोल रहा हूं, एक सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो 20 ई डिवाइड बाई इतना चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, तो ये आ गया आपके पास करंट, निकल के आ गया। तो इतना करंट पास हो गया, इतना करंट फ्लो होने लग गया। क्लियर है? तो अब आपके एक चीज समझ में आ रही है कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, पाथ उनका ऐसे ही रहता है, ये जो रेड वाला पाथ है ना, ऐसे ही पाथ रहेगा सबका, लेकिन वो हल्का 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 किधर साइड में शिफ्ट होना लगेंगे? राइट साइड में। तो एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने एरिया बना के दिखाया है, ऐसे बी से बी डैश सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, तो नेट अमाउंट इस एरिया से पास होने लग जाएगा, और वही तो चार्ज हो, चार्ज की बेसिक डेफिनेशन, वो करंट की बेसिक डेफिनेशन भी वही है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं, आप ये ध्यान से सुनो। अब मैंने मान लिया, मैं दो कोलिजन के बीच की बात लेता हूं, ये सक्सेसिव कोलिजन है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं, लेट टी बी द टाइम
elapsed after last collision. क्लियर है? अगर ये इसके बीच में टी टाइम लग रहा है, अब हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिफरेंट है भैया, सब कुछ अलग है, तो सबके लिए जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है सब कुछ अलग अलग रहेगा। तो अगर मैं यहां देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा मैं, तो मैं किसका यूज करने वाला हूं, v इज इक्वल टू बच्चे u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का मैं वेक्टर इक्वेशन का यूज करने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं जी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक एक के लिए लिखना पड़ेगा मुझे। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक का पाथ है, ऐसे ही दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v1 विल बी इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a1 इंटू टी वन। अब आप कहोगे कि ए तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो इसको a1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं। t1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सबका जो ये टाइम है दो कॉलिजन के बीच का, ये सबका अलग अलग हो, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। अब सिमिलरली v2 लिखूंगा मैं, u2 प्लस ए वेक्टर t2। ऐसे करके मैं बच्चे n के बारे में लिखूंगा, सो un प्लस ए वेक्टर tn। अब बच्चे मैं सबको अगर ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं सबको ऐड करूंगा, करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा निकल के, v1 प्लस v2 vn डिवाइड बाई n विल बी इक्वल्स टू u1 प्लस u2 un डिवाइड बाई n प्लस ए वेक्टर, और ये क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 tn डिवाइड बाई n। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है, ये इंटरेस्टिंगली ये क्या है, जीरो। ये यू एवरेज क्या बनेगी आपकी, जीरो। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया सर आपने, देखो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मान लो यहां पहुंचा, यहां टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, रैंडम। ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, हजारों करोड़ों, जब वो टक्कर मार के, ठीक है, क्योंकि मुझे तो अब यहां टक्कर मारा तो इसके बीच की बात करनी है मुझे, इसके बीच की बात करनी है, इसके बीच की बात कर लो, इसके बीच की बात कर लो, इसके बीच की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की बात, जो जैसे ही टक्कर मारा यहां, टक्कर मारने के बाद वो रैंडम स्पीड से ऐसे मूव किया, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन इनिशियली रैंडम से मूव करेगा। क्लियर है? अब जब इनिशियली वो रैंडम से है, तो रैंडम की तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, मैंने पहले ही पढ़ा है, क्या होती है, जीरो। इनिशियली तो रैंडम है ना, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ये जो वेलोसिटी है ये कैसी है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है भैया, कैसे जस्ट आफ्टर कॉलिजन कैसे मूव करेगा, मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ऑल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और मैं इसको इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो आया, अब सबकी अलग अलग है, तो मुझे अलग अलग है तो एवरेज वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी, तो मैंने क्या लिया यहां पे, वी एवरेज। अब देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी निकल के। वी एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ए इनटू एक नई टर्म आएगी टाउ। क्लियर है? नई टर्म क्या आएगी, टाउ। और इस टाउ को बोला गया क्या जी, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला गया जी, रिलैक्सेशन टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जो हर इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे कोलाइड नहीं कर रहे। रेगुलर टाइम इंटरवल पर कोलाइड नहीं करते भैया, क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। जब वेलोसिटी अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, डायरेक्ट उनके बीच का क्या पता किसी का कोई कब कोलाइड कर रहा हो, तो हमें कुछ नहीं पता, रैंडम है सब कुछ। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हर दो दो सेकंड पे ही इंटरवल पे ही वो करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम है, रैंडम वेलोसिटी, ये सब कुछ रैंडम है, स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है।
तो इसलिए हमें एवरेज लेना जरूरी है। तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमें? एवरेज। तो हमने एवरेज लेने के लिए एक नई टर्म डिफाइन करी जिसको बोला रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम अब क्या हो गया? इस रिलैक्सेशन टाइम को अब आपको पता है टाउ, तो रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये क्या है? अगर अब क्या है आपने डिफाइन किया? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। एक के बाद जो अगला कॉलिजन है, दो लगातार कॉलिजन के बीच का समय। तो अब मैं इसको थोड़े आगे, इस एवरेज वेलोसिटी को अब लोगों ने बोला, इसको बोलते हैं भैया वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को लिख लो E/m/टाउ। ये एवरेज वेलोसिटी को इसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रही है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? टाउ आपने एवरेज ले लिया, ये वाली टर्म कांस्टेंट है ही, अगर आप देखो ये वाली तो कांस्टेंट है ही, और टॉ भी आपका क्या आ गया? कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं कोई चीज, अभी हम पढ़ेंगे, तो टॉ भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि इसमें क्या है? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब टाउ भी कांस्टेंट रहेगा। कैसे? मैं आपको ये भी बात बता देता हूं। मान लो ये दो पॉइंट हैं, ये कॉलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ए बी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भग रहा है पी वेलोसिटी से, टक्कर मार रहा है बी पे जाके। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर से क्या होगा? इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जल्दी मूव करेगा, जल्दी मूव करेगा, तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो जल्दी मूव करेगा, तो जल्दी टक्कर मारेगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली कांस्टेंट होती है। और इसका जो ऑर्डर होता है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर की बात करूं, तो ऑर्डर होता है इसका 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां से बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन पहले मैं यहां की बात कर लेता हूं। किसकी? कि एवरेज वेलोसिटी है। अब यहां एक पॉइंट होता है कि एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है, चलो बढ़िया बात है, लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा था, ये आपने एवरेज और कांस्टेंट कैसे निकाल दी? समझ गए आप? कि इलेक्ट्रॉन तो भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा था और ये कांस्टेंट आ रही है। भाई सवाल क्या है, क्वेश्चन यहां से क्या खड़ा हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटेड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या कर दी है जी? ये जी कांस्टेंट। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, अब इस बात का जवाब आप बहुत ध्यान से, और मेरे हिसाब से कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। देखो, मैंने जो डिफाइन किया है वो ऐसे, ये कैसे मूव कर रहा है? कोलाइड करता हुआ। तो मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। BC, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, एक्सेलरेट हुआ, यहां पहुंचा, कोलाइड किया, कोलाइड करके रैंडम डायरेक्शन में वो फिर से मूव करना शुरू हो गया, और वो मान लो रैंडम डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, और ऐसे मूव कर गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव किया, एक्सेलरेट हुआ, फिर यहां जाके रैंडम डायरेक्शन में फिर मूव कर गया, टक्कर मारी, फिर रैंडम हो गया, रैंडम हो गया, तो फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर एक्सेलरेट यहां पहुंचा, ऐसे करके वो चल रहा है। लेकिन जो वो एक्सेलरेट हो रहा है ना, वो खाली इन दो पॉइंट के बीच में हो रहा है। कुल मिला के बात ऐसी है कि आपने इसको, मैं अब थोड़ा आसान भाषा में समझाऊंगा, आपके समझ में आएगा। ये एक ब्लॉक है, डब्बा है, आपने एक्सेलरेट किया, यहां तक एक्सेलरेट किया, ठीक है, यहां एक्सेलरेट करने के बाद आपने खत्म कर दिया, ठीक है, फिर नई मोशन शुरू हुई, फिर डब्बा फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर यहां पहुंचा, तो आपने मोशन ब्रेक कर दी ऐसे ऐसे हिस्सों में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं रहा।
वो ए से बी एक्सेलरेट हुआ, बी से सी, वो फिर नई मोशन शुरू होगी। तो आपकी मोशन ऐसा नहीं है, देखो एक्सेलरेशन का तो मीनिंग तब होता ना जब ए से सी मूव करता, ये डब्बा ए से सी, तो ऐसे मूव करके यहां, तब एक्सेलरेटेड मोशन होती ना। आपने मोशन को तोड़ दिया, आपने ब्रेक कर दी। एक्सेलरेशन सेम है लेकिन बीच में ए से बी लगाया, बी से सी लगाया, सी से डी लगाया, आपने तोड़ तोड़ के चल रहे हो। देखो ये तोड़ तोड़ के ही तो चल रहे हैं। अगर आप यहां देखो, ए से बी फिर मोशन खत्म होगी, बी से सी अगले कॉलिजन में फिर शुरू होगी मोशन, ऐसे अगले कॉलिजन में फिर शुरू होगी, अगले कॉलिजन में फिर शुरू होगी, अगले कॉलिजन में फिर शुरू होगी। तो यहां सारी मोशन ही अलग अलग है। नो डाउट एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के पास, एक्सेलरेशन लग भी रहा है। ये देखो आप इस मोशन में हो, यहां तक नहीं पहुंचा क्योंकि रिटार्ड हुआ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो नो डाउट चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया ना। आपने इंटरवल में उसको तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया आपने? इंटरवल में। भाई सीधी सी बात है, मैं फिर से ये बात फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपके सीधी समझ में, ए से सी होगा तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है ना। लेकिन आपने मोशन को बीच बीच में ब्रेक कर करके चल रहे हो आप, तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। और उस एवरेज में क्या निकल के आया मेरे पास? कांस्टेंट। क्या निकल के आया मेरे पास? कांस्टेंट। क्या आया जी? टाउ, टाइम गया। तो इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो वीडी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखना आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपके सब चीजें अब क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। वीडी विल बी इक्वल्स टू ई बाई एम इनटू टाउ। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या है बच्चे? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेंट है। अब वो जो डिपेंड करेगा ना, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि अब आप कहोगे सर, कई बच्चों के दिमाग में सवाल कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर करंट स्टडी कैसे हो गया? करंट तो स्टडी नहीं होना चाहिए। तो बात सही है, लेकिन आप ये पॉइंट भूल गए हैं कि वो ए से सी कंडक्टर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, अगर आप कंडक्टर की बात करूं मैं, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एक्सेलरेट करता नहीं जा रहा, यहां से यहां तक तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ कॉलिजन करेगा वो, मुझे भी नहीं पता, पता नहीं कितने नंबर ऑफ कॉलिजन। मैं बस ये 4-5 कॉलिजन की बात कर सकता हूं, ऐसे हल्का हल्का ड्रिफ्ट करता हुआ चलेगा। क्लियर है? तो यहां तो वो एक्सेलरेट किया ही नहीं। एक्सेलरेट कहां किया हो? इन दो पॉइंट के बीच में। और मैंने पता नहीं नंबर ऑफ कितने कॉलिजन, उन सबका एवरेज लिया। तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसलिए वो यहां से यहां तक के टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां से यहां तक मान लो पहुंचा है 2 सेकंड में, ऐसे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है क्योंकि वो तो फिर डिस्टर्ब होगी है। जैसे यहां कॉलिजन हुआ फिर डिस्टर्ब होगी। ये बात मैं इसलिए बहुत गहराई से ध्यान देकर समझा रहा हूं, ताकि बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो अब स्टडी कैसे हो गया। अरे स्टडी का तो मीनिंग ही खत्म हो गया ना, वो तो दो कॉलिजन के बीच में एक्सेलरेट कर रहा है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अब। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे? रिलैक्सेशन टाइम पे, और ई बाई एम, इन बातों पे डिपेंड करती है। अब अगला सवाल यहां से खड़ा होता है, बहुत अच्छा सवाल है वो भी। क्वेश्चन क्या खड़ा होता है यहां से कि जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इतनी कम है, तो हमें लार्ज करंट कैसे मिल जाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, समझ रहे हैं आप भैया? इतने ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसे मिल जा रहा है हमें? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे करके। भाई करंट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो हमें इतना एम्पियर का करंट कैसे मिल रहा है? भाई जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, या फिर जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, मान लो आपने, लेट्स सपोज मैं देहरादून से बात करूंगी, देहरादून से बिजली आ रही है दिल्ली या किसी और प्लांट से, वहां से स्विच ऑन हुआ तो तुरंत के तुरंत लाइट आ जाती है दिल्ली। ऐसा थोड़ी ना 2 दिन बाद आ रही है। जबकि आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड देखो ना कितनी कम है। तो अब इस बात को समझाता हूं मैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहे हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, आप समझना बस। बिल्कुल बच्चों के लेवल पे, एक रिक्शा वाले के लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो बातें हैं। ये जी कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर बच्चा इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है जी। अब हम कैसे दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा, ऐसे मूव करना शुरू हो गए, ऐसे ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए। वी इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। ये ऐसे दिखाया जाता है, शो करने का तरीका है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये तो कॉलिजन करते हुए मूव कर रहे हैं ऐसे। ड्रिफ्ट का मतलब अब मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब मैं नोटेशन उसकी ऐसे ही दूंगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो गए। मैं ऐसे ही शो करूंगा कि इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा, ऐसे ड्रिफ्ट करना शुरू करती है। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि करंट किसकी वजह से होता है। आई विल बी होता है क्यू बाई टी। क्यू बाई टी का अब क्या मतलब होता है, हम क्या पढ़ के आए हैं। अब मुझे एक बात पता चली कि असल में हो क्या रहा है। जो करंट फ्लो करता है ना कंडक्टर के अंदर, वो जो चार्ज के फ्लो होने की वजह से होता है। लोगों को बाद में पता चला कि अच्छा, है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है। करंट लोगों ने कैसे माना था कि भैया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये माना हुआ था, ऐसे माना था पहले। दो यानी सारी बातें अब समझा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या, मिला क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब हुआ क्या कि हमने सारी गड़बड़ कर दी कि अब पहले मान रखा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, या तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानते, तब ये सेट बैठता। तो लोगों ने क्या कहा, आप कंफ्यूज मत हो, आप सारी कन्वेंशन को गड़बड़ मत करो, आप करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखो, और आप ये कह दो कि एग्जैक्टली होता क्या है इन रियलिटी में। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इतनी एक यही तो बात ध्यान रखनी है, नहीं तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर, कि इलेक्ट्रॉन का साइन पॉजिटिव करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोटॉन का नेगेटिव करना पड़ेगा। तो उतनी उसमें आप पढ़ो ही मत। आप क्या करो, आप इसको ऐसे ही रहने दो और इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसे ही आप मान लो। तो अब हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली ये पिक्चर है। हम क्या मानेंगे, करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे स्टैंडर्ड, और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में अब हमें पता है फ्लो करता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक बेसिक बात होगी, ठीक है। दूसरी बात जो हमने मानी थी कि भैया नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है ऐसे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल। चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब लगाते ही क्या हो गया, ये लगाया आपने, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किससे चलता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, पूरे वायर में क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तुरंत इतना ही लैग है बस, जितना है। क्लियर है? जैसे ही आपने एकदम स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो हर एक जो लोकल इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना मैं टर्म यूज करूंगा लोकल इलेक्ट्रॉन, तो हर एक लोकल इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब लेट्स सपोज ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर इधर देहरादून है, ऐसे वायर है, और ये दिल्ली है वायर, ठीक है। ये जो भी लेट्स सपोज 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल देहरादून के पास है, जब यहां से सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेटअप हो गया। थोड़ा सा आप देखो ना कितना टाइम लगा होगा उसको सेटअप होने में, T300 डिवाइड बाई 3 × 10⁸ इंटू 10⁻3, बस इतने सेकंड लगे होंगे, तुरंत सेटअप हो गया। तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहां 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 कहीं भी हो, जैसे ही सेटअप हो गया तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा नहीं होगा।
पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हर एक एक्सपीरियंस करेगा तो किधर मूव करना शुरू हो जाएगा, ये इधर, ये अपनी डायरेक्शन में इधर मूव कर रहे हैं, अपनी डायरेक्शन में ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे। अब मान लो वो ड्रिफ्ट करे तो इस एरिया से पास हुए, स्पीड उनकी वही है 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकेंड। अरे लेकिन ड्रिफ्ट तो हो गया ना ऐसे। सिमिलरली यहां वाले भी ड्रिफ्ट कर गए होंगे, सिमिलरली यहां वाले भी ड्रिफ्ट कर गए होंगे, सिमिलरली यहां वाले भी ड्रिफ्ट कर गए होंगे, सिमिलरली यहां वाले, तो हर एक लोकल मैक्सिमा पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे ऐसे। अब भाई इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने से इस इलेक्ट्रॉन का यहां पहुंचना जरूरी नहीं है, चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया। चार्ज के फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया, इलेक्ट्र का ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया तो एरिया से चार्ज पास होना शुरू हो गया। अब हर जगह इलेक्ट्रॉन चल तो, हर जगह चार्ज चल तो रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां भी, तो पूरे वायर के अंदर चार्ज का फ्लो होना शुरू हो गया। पूरे अंदर चार्ज का, वायर का फ्लो होना शुरू हो गया, तो सीधी सी बात है किसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट का फ्लो होना। अब देखो 10⁻⁻⁴ ये क्या है जी, स्पीड इतनी अप्रोक्सीमेटली, तो सबकी स्पीड इतनी है, सबकी स्पीड इतनी है, तो स्टेडी करंट फ्लो करेगा। क्लियर है। अब यहां से मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बिल्कुल बहुत आराम से क्लियर करी हैं आपके कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली और क्या, कैसे कैसे करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और थोड़ा मैं आपको और एक दो बातें बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये कंडक्टर बना लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे, और मैं यहां आउटसाइड इस ए पॉइंट पे और इनसाइड इस बी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना चाहता हूं कि बताओ कहां जीरो होगा और कहां जीरो नहीं होगा। तो मुझे पता है कुछ बच्चे तो सीधा बोल देंगे ई ए पे जीरो होगा सर और ई बी पे जीरो नहीं होगा। अब कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आएगी, तो जिन बच्चों के समझ नहीं आएगी उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे कि आप, अगर आप देखो यहां पे आप ऐसे गोशन सरफेस मानोगे, सिंपल ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करके मानोगे आप। ठीक है, थोड़ा बन क्यों नहीं रहा है, ऐसे बन जाएगा, समझ गए ना आप, मतलब पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो जो मैं कुल मिला के बात करना चाहता हूँ, जब मैं ये पे निकाल रहा हूँ, तो जब आप गॉसियन सरफेस लाएंगे तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। नेट चार्ज का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो ऐसे फ्लो कर रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर ही है ना भाई वायर के अंदर चार्ज, तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो बाहर आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपने सेटअप ही किया है भाई। पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे लगा, आपने खुद ही लगाया है ना, तो अंदर जीरो कैसे हो जाएगा। तो ई इनसाइड क्या होता है, इनसाइड, ये सवाल भी आता है, ई इनसाइड क्या होता है जी, नॉन जीरो। क्या होता है जी, नॉन जीरो। और आउटसाइड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के, जीरो। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं एक आधा। सवाल क्या है, पहले एक थ्योरेटिकल सवाल में लिखता हूं, आपको अच्छा लगेगा। व्हेन यू फ्लिप switch to turn on a light, the delay before the lights turns on is determined by, ऑप्शन ए। आपको, अगर आपने ढंग से लेक्चर समझा है तो आपको ये ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग इन द वायर, बी द drift speed of the electron in wire, C the number
ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन द वायर। फोर्थ हो गया आपका नन ऑफ दीज। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैब्लिश होने की वजह से फ्लो होता है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने में टाइम लगेगा उतना ही डिले होगा। तो ऑप्शन ए। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा नंबर ऑफ कॉलिजन की वजह से होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो लोकल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ हर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। हर इलेक्ट्रॉन के मूव होने शुरू होने की वजह से करंट फ्लो हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। तो वो इन बातों पर डिपेंड ही नहीं करता। डिपेंड किस पे, अब मैंने पूरा लेक्चर ये समझाया है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सब कुछ हो रहा है, उसके सेटअप होने की वजह से। और वो बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है क्योंकि 3 × 10⁸ से वो चल रहा है। तो पहले चैप्टर में यही कर रहे थे। चार्ज इन मोशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक करंट। सच करंट अकर नेचुरली इन मैनी सिचुएशन, जैसे लाइटनिंग है, इन सच फिनोमेना इन विच चार्ज फ्लो फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ। एटमॉस्फेयर, थ्रू एटमॉस्फेयर फ्लो करता है। लेकिन द फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग इज नॉट स्टेडी, स्टेडी नहीं होता। इन आर एवरीडे लाइफ जो हम पढ़ते हैं डिवाइसेस के अंदर, वो कैसा स्टडी मैनर का हम फ्लो पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या शैल स्टडी सम ऑफ बेसिक लॉज कंसर्निंग स्टडी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बड़े लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को जब डिफाइन किया तो कैसे किया? इमेजिन ए स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऐसे वाला। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि क्यू पॉजिटिव बी द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, जो क्यू पॉजिटिव, जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है दैट फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया। सिमिलरली क्यू नेगेटिव बी द नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द, अब नेट कैसे निकाला इसने? क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव। ये प्रोपोर्शनल किसके होता है? यहां पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर? ये आ गया समझ में? इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ इज टर्न आउट टू बी नेगेटिव, अगर ये आपने जो माइनस किया है अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब डायरेक्शन आपने उल्टी लेनी है, जो इसने दे भी रखा। टर्न आउट टू बी नेगेटिव नंबर, इट इंप्लाइज दैट करंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या पढ़ा है, जो उस सवाल के थ्रू हमने किया था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? कोई नई बात नहीं है, ये आपने इंस्टेंटेनियस ऐसे डिफाइन कर लिया। क्लियर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अपनी एनसीईआरटी मार्क करते रहें मेरे साथ साथ। डोमेस्टिक अप्लायंस में कुछ कम होता है जो हम करंट यूज करते हैं। लाइटनिंग में जो ऑर्डर होता है 10,000 एम्पियर्स के आसपास होता है। दूसरा जो हमारी नर्व सिस्टम है, नर्व्स में माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के उस बिहाफ से याद होना चाहिए। अब हम इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर की बात करेंगे। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव विद इन द बल्क मटेरियल। वही है कि कंडक्टर के अंदर बल्क में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। दीज मटेरियल जनरली कॉल्ड कंडक्टर्स। इफ वी कंसिडर सॉलिड कंडक्टर देन ऑफ कोर्स द एटम आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर सो दैट करंट इज कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि भैया वो थोड़ी ना मूव करेंगे, एटम थोड़ी ना मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देयर आर हाउएवर अदर टाइप ऑफ कंडक्टर लाइक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दोनों चार्ज मूव करते हैं, बोथ कैन मूव। लेकिन हम जो इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, इन आर डिस्कशन वी will focus only on solid conductors so that the current is carried by negatively charged electron in background of fixed positive ion। यानी कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुल मिला के मूव कर रहे होते हैं। तो ये हम सॉलिड कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं कुछ कुछ बातें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में यहां बात हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला हमने क्या माना? हमने माना जो इलेक्ट्रॉन है विल सफर collision with heavy fixed ion. After collision, it will emerge with the same speed but in random direction. तो यहां कोई जब वो इलेक्ट्रॉन जब इनिशियली क्या हो रहा है, रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा सेम स्पीड से, यानी कि कॉलिजन उसका इलास्टिक है, कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। क्लियर है? तो सेम स्पीड से इमर्ज कर रहा है वो।
इफ वी कंसिडर ऑल इलेक्ट्रॉन देयर एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी वही जो सो हमने डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रॉन पे इतना, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो फोर्स लगेगा। आप यहाँ देखो जो इसने बना रखा है, आपने देखो ध्यान से, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इसने इधर, तो ये इसका पाथ इसने देखो चेंज किया है, हल्का हल्का ये शिफ्ट करने लग गया इसको इधर की तरफ, आप देख पा रहे होंगे राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने लग गया इसको, हर एक कॉलिजन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने लग गया इधर इधर। तो ये बी से बी डैश पे, तो इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट, ये मैंने अलग से लिख भी रखा है। क्लियर है? तो अब आप यहां से पढ़ेंगे द एवरेज ऑफ वी आई, इसका ये बोल्ड लेटर का मतलब वेक्टर होता है, ठीक है ना, ये जो बोल्ड लिखता है ना एनसीईआरटी में, ये वेक्टर मतलब है इसका, ये वेक्टर ऐसे नहीं लिखता, ये वेक्टर ऐसे नहीं लिखेगा, ये बोल्ड लेटर करके लिखेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। थोड़ा आगे चलते हैं। द एवरेज वी आई इज जीरो सिंस इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, वही जो हमने बात करी थी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रैंडम, जस्ट आफ्टर द कोलिजन रैंडम होती है, तो इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। द कॉलिजन, आगे पढ़ो, द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल बट एट रैंडम टाइम्स, यही है टीआई रैंडम है, दो सक्सेसिव कॉलिजन का सबका अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग है, सब कुछ अलग है। क्लियर है? Let us denote by tau the average time between two successive collision. Then they, at a given time some electron would have spent time more than tau, और कोई tau से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हमने तो एवरेज लिया है। तो जब हम इसको निकालते हैं तो फाइनली हमारा ये रिजल्ट आ जाता है, वीडी, एवरेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो भाई हर एक इलेक्ट्रॉन का, हमें तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन के बारे में जानने के लिए मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, it tells us that the electrons move with an average velocity which is independent of time, although electron are accelerated। अब ये बात मैं समझा चुका हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि भैया ये यहां से यहां तक एक्सेलरेट नहीं, ये यहां से यहां तक एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये तो यहां से यहां तक ऐसे कॉलिजन करता हुआ जा रहा है, और हम दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की बात कर रहे हैं, उन सब का फिर एवरेज लिया है हमने, इसलिए वो टाइम के इंडिपेंडेंट है। दिस फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट, दिस इज द फिनोमिना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी वीडी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं ये वाला सवाल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। आप अगर ध्यान से देखें, आप पहले, बहुत अच्छी प्रॉब्लम वो एग्जाम्पल है, तो ये आपसे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको जब पढ़ने को कहूंगा तो आप ये इसका पहला पार्ट पढ़ें। The electron drift speed is estimated to be only a few mm per second for current in the range of few ampere. How then is the current established almost the instant in the circuit is closed? वही बात आ गई ना कि बहुत 10⁻⁻⁴ है, और भाई एकदम से आपने जैसे ही ऑन किया तुरंत के तुरंत करंट आ गया, तो ऐसे कैसे? क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जल्दी स्टैब्लिश हो रहा है, और वो तुरंत स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे आप पढ़ो ये, अब सॉल्यूशन पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट, कोजिंग एट एवरी पॉइंट ए लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, तो हर पॉइंट पे चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। तो establishment of a current does not have to wait for the electron from one end of conductor traveling to other end, यानी कि देहरादून से तुम्हें वेट नहीं करना इलेक्ट्रॉन आएगा दिल्ली, नहीं, ये उसी बात को कह रहा है भैया, वो चार्ज ड्रिफ्ट करना शुरू हो गया तो एरिया से चार्ज पास होना शुरू हो गया, दैट्स इट, चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। इट डज टेक ए लिटिल वाइल फॉर करंट टू रीच इट्स स्टेडी वैल्यू, वो थोड़ा सा ही टाइम लेगा, जैसे आपने एस्टैब्लिश किया वो स्टेडी स्टेट में करंट चला जाएगा और वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें मैं सेम बात बता चुका हूं, समझा चुका हूं एग्जैक्टली होता क्या है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ें आप। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do electrons acquire a steady average drift speed? वही बात आ गई ना भैया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सेलरेट हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि वो तो स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आई है, ये इसका चक्कर है। तो वो बात भी हमने समझाई थी क्या जी, कि ठीक है हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, जैसे आप ध्यान से पढ़ो, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट कोलाइड, क्योंकि दो कोलिजन के बीच में वो खत्म हो गया ना, विद ए पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, इट लूज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड
लूज करेगा आफ्टर कॉलिजन बट स्टार्ट टू एक्सेलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर ए कॉलिजन अगेन। तो ऐसा चलता रहेगा सो ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एक्वायर ओनली ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि तो वो एक्सेलरेट कर रहा है अपनी स्पीड खो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपनी स्पीड खो रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या एक्वायर कर रहा है, वो एवरेज। हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे फिर, एवरेज। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। ठीक है जी, अब अगला पार्ट पढ़ें आप। सी ऑप्शन, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, ये भी स्मॉल है। हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, वही सेम बात है, क्योंकि भाई नंबर डेंसिटी भी तो देखो ना कितनी है, 10⁻29। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है तुम्हारा करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। आई इज इक्वल टू क्यू एन नहीं होता है ना, अगर आप देखो आई क्या होता है भाई, क्यू बाई टी होता है, लेकिन क्यू इज इक्वल टू तो एन नहीं होता है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। क्लियर है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपल, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं, अगले वाला पढ़ो, डी ऑप्शन। When the electron drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all free electron of metal are moving in the same direction? अब ये बड़ा अच्छा है, बच्चे कहेंगे हाँ ये तो बात सही कह दी सर ने, भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो सब इलेक्ट्रॉन ही ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो लोग किस बात को ध्यान रखते हैं, अगर आप देखो तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि अच्छा ऐसे मूव कर रहे तो सारे तो ऐसे ही मूव कर रहे होंगे। नहीं भाई, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, वो ड्रिफ्ट ही तो एक डायरेक्शन में कर रहे हैं। पढ़ो आंसर। बाय नो मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो बहुत सारे, वो बस एक ड्रिफ्ट बताया है कि वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ये जो होता है। अरे वो मूव तो कोई इधर कर रहा होगा, कोई इधर कर रहा होगा, समझ गए ना आप। लेक्चर में पीछे जाकर देखो मैंने कैसे किया है, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाया है, ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कॉलिजन कर रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में मूव थोड़ी ना करेंगे वो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहां से आपका थ्योरेटिकल बड़ा स्ट्रांग होगा, ये लेक्चर सारा थ्योरेटिकल ही था। क्या क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है। आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर स्ट्रेट लाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ आर इन जनरल कर्ड। कैसा होता है, इन जनरल क्या होता है, कर्ड पाथ होता है। तो कैसा, जनरल कर्ड पाथ फॉलो करता है, इसीलिए हमने ये वाली लाइन एनसीईआरटी में भी आपको लिखी हुई है, और हमारे लिए एनसीईआरटी ही हमारी बाइबल है। अगर आता है तो हमें एनसीईआरटी का ही वो टिक करके आना होता है। तो आई होप कि यहां तक आपका थ्योरेटिकल मैंने अब कुछ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम करंट डिफाइन करेंगे, और हम आगे आई इज इक्वल टू एनईएवीडी वो सब कुछ स्टैब्लिश करने की हम कोशिश करेंगे। आई होप कि ये बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर यहाँ के बाद अब हम शुरू करेंगे, यहाँ के बाद। यहाँ तक, तब तक आप क्वेश्चन करें, अपने सारे मॉड्यूल के सवाल बनाए थ्योरेटिकल। और किसी भी बच्चे को मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो वो इंस्टा वाले जो पेज है डॉक्टर्स के फंडे, उस पे डीएम में आके मैसेज छोड़ सकता है, ताकि फिर हम अगली क्लास में आके वो बातें डिस्कस कर सकें, या उस बातों को भी मैं जोड़ के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।